हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। बात करेंगे आज इडियम्स एंड फ्रेजेज की, जिनमें फर्स्ट अपना इडियम है हार्ड नट टू क्रेक। हार्ड नट टू क्रेक, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। एक कठिन समस्या, एक मुश्किल समस्या को कहा जाता है हार्ड नट टू क्रेक। इसका हिंदी अगर मीनिंग देखें तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कठिन समस्या या मुश्किल समस्या। जो ऐसा नट जो क्रैक करने के लिए, तोड़ने के लिए हार्ड हो, मुश्किल हो, तो इसका रेफरेंस में जो है किसी समस्या के रेफरेंस में इसको डिफिकल्ट माना जाता है। तो एक कठिन समस्या, एक मुश्किल समस्या या किसी व्यक्ति को समझने में अगर मुश्किल हो तो वो भी एक हार्ड नट ही होता है क्रैक करने के लिए। तो अ हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। अ थॉर्न इन द फ्लेश। अ थॉर्न इन द फ्लेश, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस। अनोयंस का एक सतत स्रोत या फिर निरंतर स्रोत। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा, इसका हिंदी में अगर बात करें तो काम में हमेशा होने वाली बाधा। किसी काम में, किसी पर्टिकुलर काम में हमेशा होने वाली, रेगुलर होने वाली जो बाधा होती है, बीच में जो बाधा होती है वही क्या होती है? अ थॉर्न इन द फ्लेश। वैसे फ्लेश होता है मांस, थॉर्न होता है कांटा, शूल। फ्लेश कैसा होता है? मांस होता है, सिंपल सॉफ्ट होता है, और इसके अंदर अगर कांटा हो तो वो क्या है? साधारण काम में परेशानी है। तो इसी तरह से इसका मीनिंग होगा कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस, काम में हमेशा होने वाली बाधा। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। एन एसिड टेस्ट। एन एसिड टेस्ट का मीनिंग होगा, इंग्लिश मीनिंग है इसका अ क्रिटिकल टेस्ट। क्रिटिकल टेस्ट होता है गंभीर परीक्षण। क्रिटिकल टेस्ट को कहा जाता है गंभीर परीक्षण। अगर एसिड टेस्ट है, एसिड अम्ल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ज्वलनशील होता है। तो एसिड टेस्ट कैसा होता है? अ क्रिटिकल टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा गंभीर परीक्षण। तो एसिड टेस्ट को बोला जाता है क्रिटिकल टेस्ट। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। एन आई फॉर एन आई, देखिए इसको दो तरीके से लिखा जाता है और यूज किया जाता है। आई फॉर एन आई और एन आई फॉर एन आई, दोनों ही रूप में इसका यूज किया जाता है, दोनों तरह से। इसका मीनिंग होता है सिंपली टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। अगर आपके कोई जो एक थप्पड़ लगाता है, एक चांटा मारता है, तो उसके आप एक ही चांटा मारेंगे उसी तरह से, उसी वे में और उतनी ही तेज। तो एन आई फॉर एन आई मतलब जैसे को तैसा, आई फॉर एन आई मतलब टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। अगर कोई बुरा व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, अच्छे से बिहेव नहीं करता, तो उसके साथ भी आप बुरा व्यवहार करें तो वो होता है टिट फॉर टेट। कोई अच्छा व्यवहार करता है तो उसको अच्छे से बिहेव करना उसके साथ, तो वो होता है जैसे को तैसा, टिट फॉर टेट। एन आई फॉर एन आई, आई फॉर एन आई। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। एट वंस, काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है ये एसएससी जैसी एग्जाम्स में। एट वंस, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है एट द सेम टाइम, उसी समय। प्रॉम्प्टली, शीघ्रता से। इंस्टेंट, तुरंत। एट वंस, इसका हिंदी अर्थ होता है तुरंत, एक ही समय में। कोई काम अगर किसी समय हो रहा है तो दूसरा काम भी ठीक उसी समय में हो तो वो होता है एट वंस। और तुरंत होता है, इसका मीनिंग भी होता है प्रॉम्प्टली या इंस्टेंट, तुरंत। एट वंस को सिंपली कहा जाता है प्रॉम्प्टली, इंस्टेंट, हिंदी में तुरंत। एडवर्ब के रूप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। ऑल इन ऑल, नेक्स्ट अपना है ऑल इन ऑल। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश मीनिंग होता है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण। हिंदी में बोले तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। अकीलीज हिल्स। अकीलीज हिल्स काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है इडियम। स्मॉल बट फैटल वीकनेस, एक छोटी लेकिन गंभीर कमजोरी जो होती है वो क्या होती है? अकीलीज हील। हिंदी में अगर बात करें तो कमजोर पक्ष, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का कमजोर पक्ष जो होता है उसको बोला जाता है अकीलीज हील्स।
छोटी समस्या, छोटी कमजोरी होती है, लेकिन ये बहुत ही घातक कमजोरी होती है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। अकेलीज हील से हमने डिस्कस किया, ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस, कमजोर पक्ष। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट अपना है ए फ्यूल टू फायर। ए फ्यूल टू फायर इंग्लिश में होगा टू मेक अ मैटर वर्स, किसी भी मामले को और बुरा बनाना और गलत उसको बनाना। अ फ्यूल टू फायर इन द सेंस आग में घी डालना। अगर आग में घी डालोगे तो उसमें आग ज़्यादा भड़केगी, आग ज़्यादा जलेगी। तो इसी तरह से किसी भी मैटर को, किसी मामले को आगे बढ़ा चढ़ाना, आगे और बढ़ाना और उसको और बुरा बनाना, किसी भी मैटर को और उसको क्या करना, वर्ष करना। इसका हिंदी मीनिंग देखें तो आग में घी डालना इसका शाब्दिक मीनिंग होता है, लेकिन इसका जो एक्सप्रेशन है वो कहता है कि किसी मैटर को और बुरा बनाना, या फिर कोई विद्रोह हो रहा है, कोई हिंसा हो रही है, वायलेंस हो रही है, तो उसको और ज़्यादा वर्ष करना। तो ये होता है अ फ्यूल टू फायर, टू मेक अ मैटर वर्स। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब होती है क्या, गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। अच्छी सैलरी वाली जॉब होती है हाई कंफर्ट के साथ में, उसमें सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा हो और इनकम भी, सैलरी बहुत अच्छी हो, तो ऐसी जॉब को बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब। हिंदी मीनिंग होती है आसान व अच्छी आय वाली नौकरी। आसान नौकरी और उसकी इनकम भी अच्छी हो और अच्छी सुविधाएं मिले, तो ऐसी जॉब को बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। एन एक्स टू ग्रीन। एन एक्स टू ग्रीन इसका इंग्लिश मीनिंग होगा समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। स्वार्थी उद्देश्यों के लिए कुछ किया गया काम जो होता है वो होता है एन एक्स टू ग्रीन, या फिर ऐसा उद्देश्य जो स्वार्थ से भरा हुआ हो, ऐसा कार्य जो स्वार्थ से भरा हुआ हो। हिंदी में इसका अर्थ होता है स्वार्थ से भरा हुआ उद्देश्य, एन एक्स टू ग्रीन। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। एन आयरन विल। एन आयरन विल इंग्लिश में होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्ट्रॉन्ग विल पावर को कहते हैं एन आयरन विल। आयरन कैसा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लोहा, और विल इच्छा, तो लोहे जैसी इच्छा इन द सेंस स्ट्रॉन्ग विल पावर, मजबूत दृढ़ इच्छा, या फिर दृष्टि की जगह दृढ़ होगी, दृढ़ इच्छा शक्ति। यहाँ पे दृष्टि मिस प्रिंट है, मिस टाइप है, दृढ़ इच्छा शक्ति होगा एन आयरन विल, स्ट्रॉन्ग विल पावर। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम का इंग्लिश मीनिंग होगा अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट। एक व्यक्ति जिसका जो है रोमांटिक रिलेशनशिप रहा है इन द पास्ट, गुजरे हुए बीते हुए समय में किसी व्यक्ति का अगर रोमांटिक रिलेशनशिप में वो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति होता है एन ओल्ड फ्लेम। हिंदी में इसका अर्थ होता है पुराना प्यार। इस चीज को बोला जाता है एन ओल्ड फ्लेम, अ पर्सन हु हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट। पास्ट के अंदर रोमांटिक रिलेशनशिप वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं एन ओल्ड फ्लेम। नेक्स्ट है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स मीनिंग होगा इसका इंग्लिश में ए पर्सन, एक व्यक्ति, वन हेड इसका मीनिंग होगा ए चाइल्ड और यंग पर्सन, एक बच्चा या फिर एक नौजवान, हु जो थिंक सोचता है, एंड टॉक्स बातें करता है, लाइक एंड ओल्डर एक ज़्यादा उम्र के व्यक्ति की तरह, एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन अनुभवी व्यक्ति की तरह। एक बच्चा या फिर एक नौजवान जो सोचता है और बातें करता है एक अनुभवी व्यक्ति की तरह और एक ज़्यादा उम्र के वाले व्यक्ति की तरह, जो
खुद जो है छोटा ही है और नौजवान है, तो वो बहुत ज़्यादा बड़े व्यक्ति की तरह, बहुत बड़े इंसान की तरह, या एक बहुत ज़्यादा अनुभव वाले व्यक्ति की तरह सोचता है और बातें करता है, तो वो होता है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। हिंदी में इसका मीनिंग होगा अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट है अपने पास एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल मीनिंग इसका इंग्लिश में होगा अंडर हिज कंट्रोल। हिज यहाँ पे वंस के लिए आया है किसी के नियंत्रण में होना या फिर किसी के अधीन होना। इस रेफरेंस में इसमें हिज यूज हुआ है, किसी के नियंत्रण में किसी के अधीन होना। एट वंस बैक एंड कॉल, इसका एक और मीनिंग हो सकता है, सिंप्लीफाई करिए तो ऑलवेज हैविंग टू बी रेडी, हमेशा तैयार रहना। टू ओबे समवन ऑर्डर्स इमीडिएटली, किसी के आदेशों की पालना के लिए हमेशा तत्पर रहना, हमेशा तैयार होना, या फिर किसी की सेवा में हमेशा उपस्थित रहना, या किसी के अधीन रहना, या किसी के नियंत्रण में रहना, ये सभी क्या होते हैं एट वंस बैक एंड कॉल। या किसी के इशारों पर नाचना या किसी के आगे पीछे घूमना, तो ये सारे क्या होते हैं एट वंस बैक एंड कॉल। इसी को कहा जाता है एट वंस बैक एंड कॉल। किसी के इशारों पर नाचना, किसी के नियंत्रण में होना, किसी के अधीन होना, या फिर किसी के आदेशों को पालना के लिए, किसी के आदेश मानने के लिए हमेशा तैयार रहना, तत्पर रहना, किसी की सेवा में उपस्थित रहना हमेशा। इंग्लिश हिंदी मीनिंग बात करें तो नियंत्रण में होना, अधीन होना, सेवा में होना, किसी के आदेशों की पालना के लिए तत्पर होना, ये होता है एट वंस बैक एंड